हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ भूपेंद्र दुबे, केमिस्ट्री फैकल्टी, रिलायबल इंस्टीट्यूट। बच्चों 4 जून 2023 के पेपर 2 में केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपके सामने में लेके आया हूं। फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर 2 के सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं बच्चों 4 जून 2023 में। तो जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे बेस्ड सिंपल क्वेश्चन है, जहां पर आपको F2 मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को चेक करवाया जा रहा है कि आपको याद है कि नहीं है। तो बच्चों F2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो फ्लोरीन जो है बच्चों, उसमें अपने पास होते हैं इलेक्ट्रॉन 9। तो F2 मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 18। और बच्चों जो 18 इलेक्ट्रॉन है वो 14 से ज्यादा है, तो इसमें sp मिक्सिंग नहीं होगी। एक नॉर्मल जो अपना एक्सपेरिमेंटल डायग्राम है, एमओ डायग्राम, वो बनता है और वो इस तरीके का बनता है बच्चों, जैसे 1s की मिक्सिंग होती है। तो 1s की मिक्सिंग से अपने पास सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s ये बन जाएगा। और इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे हम। तो फिल होने के बाद इस शेल को हम के डैश से लिख के बता देते हैं। इसके बाद बच्चों अपने पास जो 2s है, 2s की मिक्सिंग होने से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। और फिर 2p की मिक्सिंग से विदाउट sp मिक्सिंग नॉर्मल वाला जो डायग्राम होता है, इसमें सिग्मा 2pz, फिर इसके बाद पाई 2px एंड पाई 2py, 2px एंड पाई 2py। उसके बाद आता है बच्चों पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, एंड देन आता है सिग्मा स्टार 2pz। तो बच्चों ये है आपका एनर्जी लेवल ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन केस ऑफ फ्लोरीन। और क्योंकि फ्लोरीन में अपने पास 18 इलेक्ट्रॉन है, जब हम उसे फिल करेंगे तो यहां पर अपने 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन यहां फिल हो जाएंगे, 5 6 7 8। अब इसमें अपने 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो बच्चों यहां पर आकर अपने 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। और ये जो है आपका हाईएस्ट जो है वो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये पाई स्टार हो जाएगा, और ये लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल LUM हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों अपना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल डायग्राम जो है वो हमको यहाँ पे दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखो यहां पर बाकी ऑप्शंस को अगर हम कंपेयर करें तो यहां पे पूरा जो सेकंड शेल है वो फिल कर दिया है, इससे बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है 0, और फ्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, क्योंकि फ्लोरीन में होगा बच्चों सिंगल बॉन्ड। तो ये गलत हो गया आपका ऑप्शन। यहां पर भी आप देख सकते हैं फुल फिल किया हुआ है सेकंड शेल, तो यहां पर भी बॉन्ड ऑर्डर 0, तो ये नहीं हो सकता है ऑप्शन। इसमें क्या हुआ है बच्चों, sp मिक्सिंग वाला डायग्राम बनाया, पाई वाले और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को लोअर एनर्जी स्टेट में बताया और सिग्मा वाले को ज्यादा हायर एनर्जी स्टेट में बनाया। तो बच्चों ये भी हो गया गलत, क्योंकि ये अप टू 14 इलेक्ट्रॉन वैलिड होगा, और जबकि मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन में हमें विदाउट sp मिक्सिंग वाला एनर्जी लेवल डायग्राम फॉलो करना होता है। तो सी इसका बच्चों करेक्ट आंसर होगा। तो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन पेपर 2 का। अब पेपर 2 के सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू कॉलॉइड्स। तो बच्चों ये सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर से आया क्वेश्चन। किस तरीके का क्वेश्चन है? सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेसी नहीं है। देखो आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और 4 में से सही स्टेटमेंट बताना है कि कौन कौन से सही स्टेटमेंट। तो लायोफोबिक colloids are not formed by simple mixing of dispersed phase and dispersion medium। तो ये स्टेटमेंट सही है बच्चों, क्योंकि ये है लायोफोबिक कॉलॉइड। और लायोफोबिक कॉलॉइड की खास बात होती है कि डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम एक दूसरे को डिसलाइक करते हैं, और वो आसानी से मिलाए नहीं जा सकते, और उससे आसानी से कॉलॉइड नहीं बनता है। इसलिए हमें स्पेशल मेथड्स जैसे डिस्पर्शन मेथड, कंडेंसेशन मेथड जो आपने पढ़े होंगे वो सब हमें यूज करने पड़ते हैं। वो सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड लायोफोबिक कॉलॉइड्स के लिए होते हैं, तो वो आसानी से नहीं बनेंगे। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हुआ बच्चों। सेकंड है फॉर इमल्शन बोथ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम्स आर लिक्विड। तो ये बिल्कुल सही है बच्चों। इमल्शन इज ए कॉलॉइडल मिक्सचर ऑफ लिक्विड। इट मींस डिस्पर्स फेज भी लिक्विड है, डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड है। जस्ट लाइक मिल्क में ऑयल फेज होता है डिस्पर्स फेज, और वाटर फेज होता है डिस्पर्शन मीडियम, और मिल्क एक इमल्शन का बढ़िया एग्जांपल है। तो इमल्शन इज ए colloidal mixture of two immiscible liquids. Micelles are produced by dissolving surfactant. Surfactant क्या होते हैं बच्चों? सोप एंड डिटर्जेंट। तो सोप एंड डिटर्जेंट को किसी भी सॉल्वेंट में
किसी भी टेम्परेचर पे मिला दें, एनी टेम्परेचर पे, तो क्या इससे मिसेल बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए बच्चों। हमने पढ़ा है सरफेस केमिस्ट्री में कि मिसेल फॉर्मेशन होता है अबव क्राफ्ट टेम्परेचर टी के। तो जब तक टेम्परेचर टी के क्राफ्ट टेम्परेचर से नीचे रहेगा मिसेल फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। टिंडाल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द कॉलोइडल सॉल्यूशन विद डिस्पर्स फेज हैविंग द सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम। तो बच्चों ये बात है गलत, क्योंकि टिंडाल इफेक्ट जो है वो तब अच्छा होता है जब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अच्छा खासा डिफरेंस हो। और यहां कहा जा रहा है कि सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो। तो जब सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो उसमें जो कॉलोइडल पार्टिकल्स हैं वो लाइट का डिफ्रेक्शन नहीं कर पाएंगे और उससे टिंडाल इफेक्ट हमें ऑब्जर्व नहीं होगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हुआ गलत। तो करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट आएंगे फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसका आंसर होना चाहिए बच्चों ए। तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये बच्चों हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब पेपर 2 का जो नेक्स्ट फिजिकल का क्वेश्चन था बच्चों वो था फिफ्थ क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्सेस which can exhibit the type of isomerism shown by this complex PT NH3 Br2। तो बच्चों ये जो प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है जिसमें प्लेटिनम +2 स्टेट में आ रहा है, तो बच्चों प्लेटिनम +2 का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 5D8। प्लेटिनम +2 आयन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 5D8। बच्चों 5D8 कॉन्फ़िगरेशन जब रहेगा और कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको दिया हुआ है बच्चों 4, तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है DsP2 और उससे ज्योमेट्री बन के आती है बच्चों स्क्वायर प्लेनर इस तरीके की, जिसमें प्लेटिनम NH3 Br- एंड Br- ये जुड़े हुए हैं, ये +2 है। तो बच्चों जब Br- के बीच में जो एंगल आएगा 90 डिग्री का तो इसको हम बोलेंगे सिस आइसोमर। और जब Br- को हम एक दूसरे के आमने सामने और एमीन्स को एक दूसरे के अपोजिट रख देंगे 180 डिग्री पर तो इसे कहा जाएगा ट्रांस आइसोमर। तो इसका मतलब यहां पर होता है बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो अब हमें चेक करना है कि चारों ऑप्शन में से कौन कौन से ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। तो देखो बच्चों यहां पर है PTEN SCN होल ट्वाइस थायोसाइनेट। तो इसका एक बार मैं डायग्राम बना देता हूं क्योंकि ये होगा तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहां पर भी प्लेटिनम +2 है, 5D8 कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस केस में हमें जनरली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं। तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा प्लेटिनम +2 का। ये 4 लिगेंड्स यहां लगे होंगे। अब EN होता है बच्चों डाइडेंटेड लिगेंड। तो यहां पर इथिलीन डाइमीन NH2 CH2 CH2 NH2 इस तरीके से इससे जुड़ा हुआ है। अब उसके बाद है 2 SCN। तो SCN बच्चों ये SCN होता है एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो ये आपके एम्बीडेंटेड लिगेंड जो होते हैं बच्चों ये लिंकेज आइसोमेरिज्म तो शो कर सकते हैं, लेकिन यहां पर इस डाइडेंटेड लिगेंड की वजह से GI पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि डाइडेंटेड लिगेंड कभी भी 180 डिग्री एंगल पर ट्रांस पोजीशन में नहीं जोड़े जा सकते। तो इसका ये सिस आइसोमर तो एग्जिस्ट करेगा बट इसका ट्रांस आइसोमर बनना पॉसिबल ही नहीं है। तो इट मींस ये जो कॉम्प्लेक्स है ये GI शो नहीं कर सकता है। प्रॉब्लम क्या है? ये डाइडेंटेड लिगेंड का प्रेजेंट होना। दूसरा ऑप्शन जो है अपना Zn NH3 बच्चों इस बी ऑप्शन में जिंक दिया हुआ है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब जिंक +2 का जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा आयनाइजेशन के बाद वो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3D10। और बच्चों आप सबको अच्छे से पता होगा कि D10 कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद कोई D ऑर्बिटल खाली नहीं बचता है और इस वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कौन सा होता है बच्चों? sp3। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद चारों लिगेंड एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर रिलेटिवली प्रेजेंट होते हैं और GI पॉसिबल नहीं होता है। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड किसी भी कॉम्प्लेक्स में नॉर्मली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। तो क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ये GI शो करने के लिए जो बेसिक कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं करता है, GI शो नहीं करेगा। अब बच्चों सी ऑप्शन में PT NH3 यहां पर आता है बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर 2 लिगेंड डिफरेंट हो और 4 लिगेंड डिफरेंट हो तो फिर इस केस में GI पॉसिबल है। अब ये GI किस तरीके से बनेगा मैं आपको यहां पे शो कर देता हूं। देखो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। यहां पर अमोनिया
लिगेंड अगर प्रेजेंट हो NH3 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 और प्लेटिनम प्लस यहां पर क्लोरीन फ्लो 4 है बच्चों, तो क्लोरीन 4 यहां पे लगाएंगे हम, तो यहां पर इसको Cl बना देते हैं, Cl माना जाए इसे, और ये प्लेटिनम प्लस 4 है और यहां पर 2 NH3 है। तो बच्चों इन 2 NH3 लिगेंड को ध्यान से देखें, अगर ये 2 NH3 लिगेंड एक दूसरे से 180 डिग्री पर सिचुएटेड हैं तो ये बन जाएगा ट्रांस आइसोमर, और यहीं पर ये 2 NH3 लिगेंड अगर 90 डिग्री पर सिचुएटेड हो, किस तरीके से हो ये फिर एक डायग्राम में देखेंगे हम। देखिए ये हो गया प्लेटिनम प्लस 4 और यहां पर NH3 लिगेंड लगा हुआ है, एक NH3 लिगेंड यहां लगा दिया जाए और बाकी रिमेनिंग पोजीशन पर ये 4 क्लोराइड आयन फिट कर दिए जाए। तो बच्चों यहां देख सकते हैं दोनों अमोनिया के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाने वाला एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, दोनों अमोनिया लिगेंड्स के बीच में 180 डिग्री एंगल शो करने वाला एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो ये हो गए बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और ये भी शो कर रहा था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो सी ऑप्शन भी जीआई के लिए एलिजिबल है। देन बात करते हैं डी ऑप्शन की, तो डी ऑप्शन में बच्चों जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है हमें, इसके लिए स्पेस क्रिएट कर लेते हैं डी ऑप्शन को समझने के लिए, और अब बात करते हैं डी ऑप्शन में जीआई होगा या नहीं होगा। तो डी ऑप्शन में बच्चों जीआई होगा, कैसे देखो यहां पर डाइडेंटेड लिगेंड लगे हुए हैं 2 प्लस 2 मोनोडेंटेड लिगेंड लगे हुए हैं, तो यहां पर अगर इसे मैं मेटल को M लिख दूं, ये डाइडेंटेड लिगेंड को मैं AA से रिप्रेजेंट करूं जैसा कि हम क्लास में किया करते हैं, तो A2 AB टाइप का कॉम्प्लेक्स बन रहा है बच्चों ये। तो यहां पर एक आइसोमर हमारा बन के आ जाता है जिसमें मेटल के साथ डाइडेंटेड लिगेंड इस तरीके से आमने सामने 2 रिंग्स फॉर्म कर रहे हैं और अपोजिट लगे हुए हैं A एंड B लिगेंड, इट मींस H2O एंड SO4 आमने सामने लगे हुए हैं। तो जब ये बच्चों 180 डिग्री पर प्लेस होंगे तो यहां पर बन जाएगा ट्रांस आइसोमर, और जब ये 2 लिगेंड 90 डिग्री पर प्लेस होंगे तो बन जाएगा बच्चों सिस आइसोमर। जैसे ये A B ये हो गया आपके H2O एंड सल्फेट, और ये जो डाइडेंटेड लिगेंड लगे हुए हैं अपने इथाइलिन डायमीन, तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये एक इथाइलिन डायमीन, ये दूसरा इथाइलिन डायमीन लगा हुआ है। तो यहां पर जो बॉन्ड एंगल निकल के आ रहा है दोनों A और B के बीच में बच्चों आ रहा है 90 डिग्री, तो ये कैसा आइसोमर हो गया, सिस आइसोमर। तो हम ये देख सकते हैं कि फोर्थ ऑप्शन में भी सिस ट्रांस आइसोमर एग्जिस्ट करेगा, तो इसका आंसर आना चाहिए CD। तो बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन जो है इसका आंसर रहेगा CD। ये जीआई शो कर रहा है, CD ऑप्शन में भी जीआई देखने को मिल रहा है। 6 क्वेश्चन भी बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री का बढ़िया एक अच्छा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन, सॉलिड स्टेट चैप्टर से है। एटम्स ऑफ मेटल XYZ फॉर्म्स फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ एज लेंथ LX, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ एज लेंथ LY एंड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ एज लेंथ LZ। मतलब 3 यूनिट सेल हैं मेटल्स के XYZ के, FCC, BCC एंड सिंपल क्यूबिक, जिनके रेडियस में रिलेशन दिया हुआ है बच्चों और मोलर मास में हमें रिलेशन दिया हुआ है। अब हमसे पूछा जाता है कि कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट X, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल Y एंड पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल Z डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इट मींस X की पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा बताई जा रही है, Y से फिर Y की पैकिंग एफिशिएंसी Z से ज्यादा बताई जा रही है। तो ये बात तो हम बिना कोई क्वेश्चन को सॉल्व किए अपनी जो क्लास की मेमोरी है या अपने नोट्स में जो बातें लिखी है उससे सॉल्व कर सकते हैं। हमें पैकिंग एफिशिएंसी का ऑर्डर बताया जा रहा है X, Y एंड Z। तो क्या ये सही है बच्चों? देखो X जो है वो कैसा यूनिट सेल बना रहा है, FCC, Y बना रहा है BCC और Z बना रहा है सिंपल क्यूबिक। अब बच्चों जो X है FCC, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी आप सभी को याद होगी, अगर परसेंटेज में लिखें तो 74% आती है, 74%। BCC की बच्चों आती है 68% परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी, और सिंपल क्यूबिक की कितनी आती है बच्चों, 52.4%। तो ऑब्वियसली X की पैकिंग एफिशिएंसी Y से ज्यादा है और Y की एफिशिएंसी Z से ज्यादा है। तो A ऑप्शन तो करेक्ट है ही, जिसमें अपन को कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, हम क्लास नोट से इसे कर सकते हैं। अब L,
y और Lz और Lx इन तीनों का हमको रिलेशन बनाना है। तो यहां हम बना सकते हैं इजीली बच्चों। पहले हमको ध्यान रखना रहेगा कि Rz जो दिया हुआ है वो Ry से √3/2 टाइम्स ग्रेटर है, और या √3 2 टाइम्स रिलेटेड है, और Ry Rx से 8/√3 टाइम्स रिलेटेड है। तो हम इसका रिलेशन बना सकते हैं बच्चों। देखो Lx, Ly और Lz में रिलेशन बनाना है। तो बच्चों Lx, अब ये कौन सा यूनिट सेल बना रहा है बच्चों? FCC। ये कौन सा बना रहा है? BCC। और ये बना रहा है सिंपल क्यूबिक। तो A और R में रिलेशन जो होता है बच्चों, FCC का क्या हुआ करता है? Lx जो होगा वो होगा आपका, Lx होगा 2√2 Rx टाइम्स। मतलब FCC यूनिट सेल में R और A ये एज लेंथ है। तो एज लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन होता है? A इज इक्वल टू 2√2R। जैसा हमने सीखा A इज इक्वल टू क्या होता है? 2√2R। इसी तरीके से ये BCC में हमने देखा A इज इक्वल टू √3A इज इक्वल टू 4R हमने देखा है। तो इसका इट मीन्स हम लिख सकते हैं Ly इज इक्वल टू 4/√3RY। तो ये रिलेशन आ जाएगा हमारे पास। यहां पे सिंपल क्यूबिक में हमने देखा A इज इक्वल टू 2R का रिलेशन हुआ करता है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं Lz इज इक्वल टू 2RZ। अब बच्चों यहां पर Rx, ये Lx इज इक्वल टू 2√2 Rx है। तो Rx, Ry और Rz में हमें रिलेशन दिया हुआ है, तो हम उस रिलेशन को यूज करते हैं और यहां पे सबको Rx के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो Rx जो है, अगर हम उसे R एज्यूम कर लें, Rx को क्या एज्यूम कर लें बच्चों? R, तो Ry होगा 8/√3R। तो इसको हम यहां लिख देते हैं। Rx जो है Ry और Rz इन तीनों का रिलेशन रखते हैं। तो इसको अगर R लिख दिया जाए तो इसको लिखना पड़ेगा 8/√3R। एक बार क्रॉस चेक कर लो बच्चों। देखो Rx को R एज्यूम करें तो Ry को क्या लिखेंगे? 8/√3R। ठीक। अब अगर Ry जो है वो जो भी हमारे पास आ रहा है 8/√3R, तो उसको Rz में कन्वर्ट करना हो तो √3/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम यहां पे लिखेंगे √3/2 इंटू 8/3R। तो बच्चों √3 कैंसल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 4R। तो क्या रिलेशन बन के आ रहा है हमारे पास? Rx, Ry और Rz में रिलेशन बन के आ रहा है। अगर ये R होगा तो Ry जो होगा बच्चों हमारे पास 8/√3R आ जाएगा, और Rz जो होगा बच्चों को क्या आ जाएगा? 4R आ जाएगा। तो अब यहां पर हम Rx, Ry, Rz की वैल्यू अगर R के फॉर्म में रखें तो देखो Lx का आंसर क्या आने वाला है? 2√2 इंटू Rx को R लिख देंगे। Ly जो होगा बच्चों हमारे लिए आएगा 4/√3RY। अब Ry को हम लिखेंगे 8/√3R, 8/√3R। अब यहां पर Lz जो होगा बच्चों उसे लिखा जाएगा 2 इंटू RZ, और RZ को हम लिखने वाले हैं बच्चों 4R। तो RZ को हम लिख देंगे यहां पर 4R। तो अब सिंप्लीफाई करके देखें तो Lx आ रहा है हमारे पास 2√2R के बराबर, Ly आ रहा है हमारे पास 32/3R के बराबर, और Lz जो आ रहा है बच्चों हमारे पास ये आ रहा है 8R के बराबर। बच्चों अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये 10.66R हो जाएगा, और जबकि ये जो आएगा अपना 2 इंटू 1.41 दैट इज 282 ले लेते हैं, 2.82R के इक्वल आ जाएगा बच्चों। तो अब सबसे बड़ा एज लेंथ आ रहा है हमारे पास Ly, दिख रहा है सबको? Ly, उसके बाद आ रहा है Lz, उसके बाद आ रहा है Lx। तो क्या ऑर्डर निकल के आया हमारे पास? सबसे बड़ा एज लेंथ क्या आ रहा है बच्चों? 10.66R दैट इज Ly। देन उसके बाद आ रहा है हमारे पास Lz, देन उसके बाद आ रहा है हमारे पास Lx। तो अगर हमें एज लेंथ कंपेयर करना है तो हमें याद रखना पड़ेगा YZX, ये ऑर्डर रहेगा एज लेंथ का, YZX। तो Ly Lz से बड़ा है, बिल्कुल सही है। आपको याद है हमने अभी सॉल्व किया YZX, YZX मतलब x सबसे छोटा है, तो C ऑप्शन गलत है। अब डेंसिटी ऑफ x और डेंसिटी ऑफ y और डेंसिटी ऑफ z को कंपेयर करना है, तो बच्चों इसके लिए हमें और सॉल्व करना रहेगा क्वेश्चन। तो जब हम ये L के और R के रिलेशन
को अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद डेंसिटी का फॉर्मूला लगाते हैं। बच्चों डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जेड एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, ये फॉर्मूला था। तो बच्चों जब डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें m का रिलेशन दिया हुआ है, क्योंकि जब आप x के लिए लिखोगे तो mx आएगा, जब y के लिए लिखोगे तो my आएगा। और इसी तरीके से ये जो एज लेंथ है वो इस तरीके से आएगी। देखो अगर आप dx लिखते हो तो आप लिखोगे FCC के लिए z की वैल्यू 4 होगी, मूलर मास इसका mx आएगा, a यहां पर हमको लिखना पड़ेगा lx क्यूब और na। अब हम जब dy लिखेंगे बच्चों, y का डेंसिटी, तो हमें लिखना होगा BCC के लिए z की वैल्यू 2 my अपॉन ly क्यूब इंटू na। अब dz जब लिखेंगे बच्चों हमें तो लिखना होगा सिंपल क्यूबिक के लिए z की वैल्यू 1, यहां लिखेंगे mz, नीचे लिखेंगे lz क्यूब और na। अब बच्चों देखो आपके सामने LX, LY और LZ का रिलेशन आ चुका है, जैसा हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा। अब MX, MY और MZ का रिलेशन भी देख लेते हैं क्या निकल के आता है। बहुत सिंपल यहां पर रिलेशन बनाया जा सकता है। देखिए अगर आप X का जो मोलर मास है उसे M एज्यूम कर लो तो हमारे पास जो है MX, My और mz, 3 मोलर मास में रिलेशन हमें बनाना है। तो अगर x का मोलर मास m एज्यूम कर लिया जाए तो इसमें दिया हुआ है कि z का मोलर मास जो होगा बच्चों वो 3m हो जाएगा। तो z का मोलर मास लिख देंगे 3m। अब z का मोलर मास अगर 3m होगा बच्चों तो y का मोलर मास क्या आना चाहिए, तो इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करके हमें my मिलेगा, जो कि आप देख सकते हैं 2m हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 2m। तो देखो मोलर मास का ऑर्डर ऐसा आ रहा है mx, my, mz। तो m, 2m एंड 3m। अगर ये मोलर मास यहां पर प्लेस कर दिया जाए बच्चों, इसमें यहां पर मोलर मास mx, my, mz और lx, ly और lz को R में कन्वर्ट करके फिल कर दिया जाए तो सॉल्व करने के बाद बच्चों हमारे पास क्या रिलेशन आता है कि डेंसिटी ऑफ y, डेंसिटी ऑफ z और डेंसिटी ऑफ x इस ऑर्डर में आते हैं। देखो डेंसिटी ऑफ y सबसे कम आ रहा है, फिर डेंसिटी ऑफ z आ रहा है, फिर उसके बाद डेंसिटी ऑफ x आ रहा है। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है बच्चों, x की। सबसे कम डेंसिटी किसकी है, y की। तो एक बार आंसर में चेक करते हैं। सबसे ज्यादा डेंसिटी है x की, सबसे कम डेंसिटी है y की, तो इंटरमीडिएट डेंसिटी होगी z की। इस ऑर्डर में डेंसिटी बढ़ रही है। तो डेंसिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ y। तो बच्चों ये रिलेशन हो जाता है आपका सही, डेंसिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ y। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन का वो आएगा आपका A, B एंड D। तो देखो इस तरीके से ये एक बढ़िया लेंदी क्वेश्चन निकल के आया सॉलिड स्टेट से, जिसमें काफी ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी या करनी पड़ी होगी, तब जाके आप ये सही आंसर्स लगा सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8th क्वेश्चन था फिजिकल केमिस्ट्री का और इसमें ये एक रेडॉक्स रिएक्शन पे बेस्ड सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। H2S के 5 मूल अगर रिएक्ट करते हैं एसिडिफाइड एक्वस पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन से तो एक रेडॉक्स रिएक्शन होगी जिसमें H2S का ऑक्सीडेशन होगा और परमैंगनेट आयन का रिडक्शन होके Mn+2 आयन बनेगा। द नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड, इट मींस आपको रिएक्शन बैलेंस करना है, एंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इज y। तो ये जो कितने वाटर मॉलिक्यूल निकले और कितने इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, देना लेना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट दे रहा है, तो उन दोनों को ऐड करके आपको आंसर फिल करना है। तो इसे बैलेंस कैसे किया जाए बच्चों, बहुत ही सिंपल है। H2S लें, इसकी रिएक्शन करवाएं MnO4- परमैंगनेट आयन से और ये होगा आपका एसिडिक मीडियम में, और इससे क्या बन जाएगा बच्चों, S सल्फर का प्रेसिपिटेट बनेगा, Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में निकल के आ जाएगा, प्लस वाटर बन के आ रहा है। तो बैलेंस कैसे किया जाए, देखो इसका वैलेंसी फैक्टर निकालते हैं हम तो 2 आता है, क्योंकि ये -2 स्टेट से 0 स्टेट में गया और ये +7 स्टेट से 2 में गया, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 5। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं बैलेंसिंग के लिए, इसका कोफिशिएंट 5 हो जाएगा और इसका कोफिशिएंट बच्चों 2 हो जाएगा। तो यहां पे निकल के आ रहा है 2H2S प्लस 5H2S प्लस 2 MnO4- गिविंग
अब सल्फर को अकॉर्डिंगली बैलेंस कर लें, 5H2 है तो 5 सल्फर बनेंगे, और ट्वाइस MnO4 माइनस है तो ट्वाइस Mn+2 आयंस फॉर्म होंगे। अब बाकी चीजों को बैलेंस किया जाए तो यहां पर 8 ऑक्सीजन हमें दिखाई दे रहे हैं, तो राइट साइड में हमें प्लेस करने होंगे 8 वाटर मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन बैलेंस करने का टाइम है बच्चों, यहां पर है हमारे पास 10 हाइड्रोजन, जबकि यहां पर कितने हैं 16 हाइड्रोजन, तो यहां पे लिख देना चाहिए हमें 6H+। तो यहां भी लेफ्ट साइड में भी 16 हाइड्रोजन हो गए, राइट साइड में भी 16 हाइड्रोजन हो गए। अब चार्ज बैलेंसिंग से चेक करते हैं कि चार्ज बैलेंसिंग सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है। तो देखो बच्चों, यहां पर हमारे पास +4 चार्ज निकल के आ रहा है, 6 पॉजिटिव ट्वाइस नेगेटिव, और यहां पर भी +4 चार्ज निकल के आ रहा है। इट मींस ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, तो बच्चों इसका प्रोडक्ट हो जाएगा, या आप यहां से देख सकते हैं H2S का वैलेंसी फैक्टर 2 है और यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल लगे हुए हैं। इट मींस यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए गए 10। इसका वैलेंसी फैक्टर 5 है, दो आयंस यहाँ पे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए गए 10। तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ 10, तो x की वैल्यू हो गई 10, और वाटर मॉलिक्यूल कितने प्रोड्यूस हुए 8। तो इसका आंसर होना चाहिए बच्चों 18। तो रेडॉक्स रिएक्शन पे बेस्ड एक मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग से। यहां पर आपको इन सब का हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा, और आपको पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड सेंट्रल एटम। तो यहां पर कितने स्पीसीज आएंगे बच्चों, एक तो I3+ आता है, ये सिलिकेट आयन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड टेट्राहेड्रल होता है। SO2Cl2 आ जाएगा, XCF2 नहीं आएगा, ये लीनियर है, sp3d हाइब्रिडाइज है, SF4 sp3d NiCO4 बच्चों कोऑर्डिनेशन में हमने पढ़ा था, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। XCO2 K शेप का sp3d हो जाएगा, PtCl4 2-, ये स्क्वायर प्लेनर है। XCF4 जो है वो स्क्वायर प्लेनर +2 लोन पेयर, ये नहीं होगा। SOCl2 हो जाएगा। तो बच्चों कितने स्पीसीज निकल के आ रहे हैं 5। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से 5 निकल के आ रहे हैं। आंसर तो 5 है ही। देखो I3+ का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, SiO4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, SO2Cl2 का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और किसका निकल के आ रहा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हो गया SOCl2, एक जो है NiCO4 हो गया sp3। अब ये कैसे हम निकालें sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो देखो यहां पर हम एक डायग्राम बना के देखते हैं। I+ सेंट्रल एटम लिया जाएगा इसमें, और I+ के पास कितने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो 7th इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया प्लस चार्ज की वजह से। बाकी 2 आयोडीन यहां पर सराउंडिंग एटम रहेंगे। तो इस तरीके से यहां पर 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड आएंगे। तो इसका जो स्टेरिक नंबर आएगा बच्चों वो आएगा 2 + 2 दैट इज 4, और इसका मतलब ये कौन सा हाइब्रिडाइज हुआ sp3। इसी तरीके से आप सिलिकेट के स्ट्रक्चर से भी चल सकते हैं। सिलिकेट में 4 ऑक्साइड इससे जुड़े हुए हैं टेट्राहेड्रली, और यहां पर 4 सिग्मा बॉन्ड हमें देखने को मिलते हैं। तो स्टेरिक नंबर यहां पर भी 4 निकल के आ रहा है स्टेरिक नंबर, और इससे हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3। सिमिलरली SO2Cl2, तो SO2Cl2 में सल्फर के पास होते हैं 6 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। 2 क्लोरीन यहाँ पे डबल बॉन्ड, 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे, और 2 क्लोरीन बच्चों यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे। तो इस वजह से यहाँ पर लोन पेयर एक भी नहीं है, सिग्मा बॉन्ड 4 है। तो ये 4 + 0 स्टेरिक नंबर 4 हो गया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 हो गया। NiCO4 बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने देखा है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है D10 कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से, और SOCl2 3+1 कंडीशन में आएगा बच्चों। सल्फर 6 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, एक डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, और 2 सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं क्लोरीन। तो फिर से स्टेरिक नंबर निकाल के देखें तो एक लोन पेयर है, 3 सिग्मा बॉन्ड है बच्चों, तो 3 + 1 4 स्टेरिक नंबर आ रहा है, और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इसका आंसर है बच्चों 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर आपको जो स्पीसीज गिवन है, इन स्पीसीज में नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर रहे हैं, जो एग्जिस्ट कर रहे हैं 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो बच्चों यहां पर स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, इन सबके स्ट्रक्चर्स हमें पता होने चाहिए, जो कि हम BIN बेसिक इनऑर्डिक नेमिंग में पढ़ते हैं, और वहां से स्ट्रक्चर से आप इनके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। स्ट्रक्चर बेस्ड ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्वेश्चन है। तो यहां देखेंगे बच्चों, ये Br3O8 का स्ट्रक्चर है, और इसमें
इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है नॉन जीरो है, इसका भी नॉन जीरो, इसका भी नॉन जीरो, क्योंकि ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। और जब भी ब्रोमीन ऑक्सीजन से कनेक्ट होगा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा। यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो ये भी नॉन जीरो हो गया। तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले यहाँ पे कोई एटम हमें नहीं मिल रहे। अब देखिए बच्चों, यहां पर ये टेट्राथायोनिक एसिड है और जो बीच में 2 सल्फर आ रहे हैं बच्चों, ये किसी ऑक्सीजन से कनेक्टेड नहीं है, ये सल्फर से ही कनेक्टेड है। और जब सेल्फ लिंकिंग होती है बच्चों तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। तो ये 2 आपको एटम मिल गए जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहां पर 3 सल्फर एटम H2S5O6 में मिल रहे हैं जो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और ये कार्बन सब ऑक्साइड जो है, इसमें सेंट्रल कार्बन जो है ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, ये +2 स्टेट में आ रहा है। तो यहां पर एक एटम मिल जाता है और इन सबको ऐड करके हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 6। तो इसमें पूछा हुआ था हमसे कि कितने ऐसे एटम्स हैं इन सभी स्पीसीज में जिन सबका जीरो ऑक्सीडेशन नंबर है, उन सबको सम कीजिए। तो हमारे कितने एटम निकल गए बच्चों 6। कैसे निकले? 2 इस मॉलिक्यूल में आ गए, टेट्राथायोनिक एसिड में, पेंटाथायोनिक एसिड में 3 एंड कार्बन सब ऑक्साइड जो है इसमें आपको 1 कार्बन मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर के ट्रांजिशन पे बेस्ड है। हीलियम प्लस ट्रांजिशन टेक प्लेस फ्रॉम द ऑर्बिट रेडियस 105.8 पिकोमीटर टू द ऑर्बिट हैविंग रेडियस 26.45 पिकोमीटर। तो बच्चों ये एक ट्रांजिशन हुआ हायर रेडियस से लोअर रेडियस के ऑर्बिट में। तो इससे कोई फोटोन या क्वांटम बाहर आएगा और उससे जो वेवलेंथ जनरेट होगी वो हमें नैनोमीटर में बताना है। तो किस तरीके से बच्चों क्वेश्चन होगा, देखिए आंसर आ रहा है 30 नैनोमीटर। अब कैसे आएगा? आपको इस रेडियस के फॉर्मूला से, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है 52.9 इंटू n स्क्वायर बाई z पिकोमीटर। तो यहां पर रेडियस आप पुट करेंगे 105 और z की वैल्यू आपके पास 2 है हीलियम की, तो इससे आपका n1 आ जाएगा R1 से। सिमिलरली जब आप इसको पुट करेंगे तो इससे n2 निकल के आ जाएगा। तो इसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। हमने Z को लिया 2 क्योंकि हीलियम प्लस है, और यहां पर हमने जब रेडियस R1 रख दिया तो हमें यहाँ N1 की वैल्यू मिल गई। तो N1 की वैल्यू क्या मिल रही है बच्चों 2, क्योंकि ये जो है आपका इससे 2 टाइम्स कैंसल आउट हो रहा है। 2 इंटू 2 इज इक्वल टू N1 स्क्वायर, N1 इज इक्वल टू 2 हो गया। सिमिलरली जब हमने यहाँ पर R2 प्लेस किया तो यहां पर निकल के आता है बच्चों 2 और 2 से 2 कैंसिल आउट, तो N2 स्क्वायर जो है वो आपके पास 1 आ रहा है, तो N2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अब आपको ट्रांजिशन पता लग गया, क्या ट्रांजिशन जो हो रहा है बच्चों N2 से N1 में हो रहा है। इट मींस सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है। तो इससे जो फोटोन इमिट हो रहा है उसकी वेवलेंथ नैनोमीटर में कैलकुलेट करनी है। तो रिडबर्ग फॉर्मूला में यूज करने का इंडिकेशन दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमें RH की वैल्यू दी गई है। अब RH की वैल्यू कब यूज करनी होगी? जब रिडबर्ग फॉर्मूला हम ट्रांजिशन के लिए यूज कर रहे होंगे। तो रिडबर्ग फॉर्मूला होता है 1 बाई लैम्डा RZ स्क्वायर 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। तो बच्चों यहां पर Z स्क्वायर आ जाएगा 4, और ये जो 1 बाई 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर दैट इज 1 बाई 4 माइनस करोगे तो 3 बाई 4 वैल्यू आएगी। 4 से 4 कैंसिल आउट होके 3R 1 बाई लैम्डा के इक्वल आ गया। तो यहां पर जो R का यूनिट दिया है बच्चों वो एनर्जी का यूनिट दिया। इट मींस R को एनर्जी कंसिडर करते हुए हमें सॉल्व करना रहेगा। तो एनर्जी गैप जो है बच्चों वो होता है hc बाई लैम्डा, और वो 3R के इक्वल आ रहा है हमारा, क्योंकि R का यूनिट हमें एनर्जी का दिया हुआ है। तो 3 इंटू 2.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 एज पर गिवन डेटा। तो ये हमें दिया हुआ था। हमें क्या निकालना है बच्चों? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ जो आएगा उसको इंटरचेंज कर दीजिए, 3R नीचे ले लीजिए। H की वैल्यू गिवन है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। लाइट स्पीड पता है हमें, और यहां पर हमने R की वैल्यू रख दी है। इसको सॉल्व करके आंसर आ रहा है हमारा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 मीटर, जो कि नैनोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हो जाता है 30 नैनोमीटर। तो बच्चों ये जो इंटीजर क्वेश्चन है इसका आंसर 30 नैनोमीटर था, 30 नैनोमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है बच्चों हमारा, ये सॉल्यूशन इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चैप्टर से है, और ये जो है कंसंट्रेशन टर्म्स को यूज करते हुए बनाया हुआ है बच्चों। 50 ml ऑफ 0.2 मोलर यूरिया सॉल्यूशन
तो 50 ml सॉल्यूशन गिवन है जिसकी मोलरिटी है 0.2, जिसका डेंसिटी हमें दिया 1.02012 ग्राम पर ml एट 300 केल्विन इज मिक्स्ड विद 250 ml ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.06 ग्राम ऑफ यूरिया। तो यहां पर बच्चों सीधा मास दे दिया गया है, जबकि इसमें मास नहीं दिया हुआ, मोलरिटी दिया हुआ है। अब इन दोनों सॉल्यूशन को, बोथ द सॉल्यूशंस आर वर प्रिपेयर्ड इन ए सेम सॉल्वेंट एंड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग। तो बच्चों इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया गया और उसके बाद रिजल्टिंग सॉल्यूशन का हमें ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना था। तो भाई ऑस्मोटिक प्रेशर तो कैलकुलेट हो जाएगा पाई इज इक्वल टू CRT फॉर्मूला से, लेकिन हमें यहां पर फाइनल कॉन्सेंट्रेशन चाहिए आफ्टर मिक्सिंग। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कैसे लेके आए बच्चों? तो सबसे पहला सॉल्यूशन देखो क्या था हमारा, पहला सॉल्यूशन है 0.2 मोलरिटी का, और मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो बच्चों यहां पर हमें 0.2 मोलल सॉल्यूशन दिया हुआ है। अगर हम एज्यूम कर लें कि हमारे पास x ग्राम सॉल्यूट है और यूरिया का मोलर मास बच्चों गिवन है 60, तो इसको 60 से डिवाइड करने से बन जाएगा मोल ऑफ यूरिया। अब यहां पर हमें 50 ml सॉल्यूशन दिया जाता है और इसकी डेंसिटी है 1.012 ग्राम। तो यहां से सॉल्यूशन का मास बनाया जा सकता है बच्चों। सॉल्यूशन का मास जो आएगा वो आएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और डेंसिटी हमें कितना दिया हुआ है 1.012 ग्राम पर ml, और वॉल्यूम दिया हुआ है 50 ml। तो यहां पर ये ग्राम में हमारे पास मास निकल के आ जाएगा। कितना मास होगा बच्चों? ये 50.6 ग्राम मास आ गया सॉल्यूशन का। तो बच्चों यहां पर सॉल्यूशन का मास जो है 50 ml, मास के टर्म्स में कितना आ रहा है 50.60। तो यहां पर 50.6 ग्राम में से अगर मैं सॉल्यूट का मास माइनस करूं तो ये बनेगा मेरे पास सॉल्वेंट का मास। सॉल्वेंट का मास निकाल लिया जाए, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो ये आना चाहिए 50.6 माइनस x, क्योंकि हमने सॉल्यूट का मास क्या एज्यूम किया है बच्चों x, और ये किलोग्राम में होना चाहिए, तो यहां पर 1000 लिख दिया जाए। तो बच्चों इस तरीके से हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है 0.6 ग्राम। उसको सॉल्व कर दिया जाए, x की वैल्यू क्या आ रही है 0.6 ग्राम। तो बच्चों जो टोटल मास हो जाएगा सॉल्यूट का वो कितना हो जाएगा? देखो 0.06 ग्राम हमने दूसरे सॉल्यूशन से लिया और इसमें हमें मिल गया 0.6 ग्राम। तो टोटल मास कितना हो गया वो लिख देते हैं आफ्टर मिक्सिंग। तो टोटल मास हो जाएगा 0.6 फर्स्ट सॉल्यूशन से आएगा, और सेकंड सॉल्यूशन में सीधा दिया हुआ है 0.06, तो इससे आ जाएगा हमारे पास 0.66 ग्राम। तो ये हुआ बच्चों यूरिया का मास आफ्टर मिक्सिंग। अब हमें कॉन्सेंट्रेशन बनानी है फाइनल, तो हमारे पास फाइनली मास कितना आ रहा है 0.66। अब इसको मोल में कन्वर्ट करना है, यूरिया का मोलर मास डाल दीजिए 60, और वॉल्यूम ले लीजिए देखो 50 ml और 250 ml, तो कितना हो गया 300 ml। लीटर में कन्वर्ट कर दें तो 0.3 लीटर। तो यहां पे आ रही है हमारे पास फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आ गई 1.1, यहां से पॉइंट शिफ्ट कर दें तो ये हो गया अपने पास 2.2 अपॉन 60, दैट इज 1.1 बाई 30। तो ये हमारे पास फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आती है बच्चों। अब इससे ऑस्मोटिक प्रेशर बना लिया जाए, पाई इज इक्वल टू CRT, तो C आ रहा है 1.1 बाई 30। R की वैल्यू हमें 62 लीटर टॉर दी हुई है, और ऑस्मोटिक प्रेशर भी बच्चों टॉर यूनिट में पूछा हुआ है, तो इसको एज इट इज यूज कर लेते हैं। 62 मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर कितना दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर हमें 300 केल्विन, तो यहां लिख देते हैं 300। तो ये आता है हमारे पास 10, तो हो गया 11 इंटू 62, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 682 टॉर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए बच्चों 682 टॉर।
चेक कर लेते हैं एक बार इसका आंसर। तो ये है 682 टोर। तो देख लीजिए बच्चों, पहले इसमें क्या हुआ है कि यूरिया का मास निकाला गया है, 0.6 ग्राम आ गया है, फिर उसको हमने 0.06 से ऐड कर लिया है, तो हमारा टोटल मास 0.66 हो गया, 60 से डिवाइड करके मोल बन गया, वॉल्यूम हो गया। अब इसको हमने R से मल्टीप्लाई किया, T से मल्टीप्लाई किया, 682 टोर आंसर निकल के आता है ऑस्मोटिक प्रेशर का। बच्चों ये जो लास्ट आपका पैराग्राफ रहा है फिजिकल केमिस्ट्री का, ये थर्मोडायनामिक्स पे बेस्ड है। यहां पर क्या दिया हुआ है, एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट दिया हुआ है फॉर टू डिफरेंट फेजेस, अल्फा एंड बीटा। जैसे होता है सॉलिड एंड लिक्विड, लिक्विड एंड गैस, तो इस तरीके से दो फेजेस हैं और 1 बार प्रेशर पर इनका एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ दिया हुआ है। लेकिन एंट्रोपी में हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, एस टी माइनस एस नॉट। इट मीन्स टी टेम्परेचर पर एंट्रोपी और 0 केल्विन पर एंट्रोपी। अब बच्चों थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से 0 केल्विन पर जो एंट्रोपी होती है वो 0 होती है। इट मीन्स अल्टीमेटली ये टी टेम्परेचर पर एब्सोल्यूट एंट्रोपी का ग्राफ है। तो 600 केल्विन पर अल्फा फेज और बीटा फेज का एंट्रोपी का डिफरेंस जो आ रहा है बच्चों, वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। देखो जूल्स पर मोल पर केल्विन में, यहां से हम क्या कंक्लूड करेंगे कि एंट्रोपी ऑफ बीटा फेज एट 600 केल्विन minus entropy of alpha phase at 600 Kelvin, this difference is 1 जूल पर मोल पर केल्विन। तो ये बात हम याद रख सकते हैं कि 600 केल्विन पर हमारा एंट्रोपी डिफरेंस 1 दिया हुआ है ग्राफ में। द ट्रांजिशन टेम्परेचर फॉर अल्फा टू बीटा, मतलब आप अल्फा से बीटा में ट्रांजिशन करते हो, जैसे सॉलिड से लिक्विड बनाते हो, तो इसका टेम्परेचर दिया हुआ है 600 केल्विन। इट मींस नॉर्मली जो ट्रांजिशन हो रहा है वो 600 केल्विन पर हो रहा है, और ये ट्रांजिशन टेम्परेचर एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होता है जहां पर बच्चों डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाया करती है, 0। तो इस ट्रांजिशन में 600 केल्विन पर जो ट्रांजिशन का डेल्टा जी है वो 0 लिया जाएगा बच्चों, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन पर डेल्टा जी हुआ करता है 0। यहां पर बच्चों हीट कैपेसिटी दिया हुआ है कांस्टेंट प्रेशर पर बीटा फेज का और अल्फा फेज का, बीटा फेज माइनस अल्फा फेज, हीट कैपेसिटी है 1 जूल पर मोल पर केल्विन। एज्यूम सी पी बीटा माइनस सी टी अल्फा इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। जो कहा गया है कि टेम्परेचर चेंज करने से ये जो गैप है हीट कैपेसिटी का वो चेंज नहीं करना है, इन द रेंज ऑफ 200 to 700 केल्विन, एंड सीपी अल्फा एंड सीपी बीटा आर हीट कैपेसिटी ऑफ अल्फा एंड बीटा फेजेस रेस्पेक्टिवली। तो इस कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड क्वेश्चन हमारे सामने पहला आता है, द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी चेंज एट 300 केल्विन। देखो बच्चों हमने वहां पे ग्राफ में क्या देखा कि एस बीटा माइनस एस अल्फा 600 केल्विन पर तो 1 दिया हुआ था, लेकिन इन्होंने कहां पे पूछा है बच्चों, 300 केल्विन पे। तो बॉन्ड हैबर साइकिल जैसा क्वेश्चन होकर निकल के आ गया। देखो कैसे आप जो है 300 केल्विन पर ट्रांजिशन के लिए एंट्रोपी चेंज निकालना चाहते हैं, जबकि 600 केल्विन पर ही एंट्रोपी चेंज हमें 1 दिया हुआ है, ग्राफ में हमने देखा था। अब हम बॉन्ड हैबर साइकिल सेट करते हैं कि 300 से अल्फा को 600 पे ले जाकर एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करेंगे, फिर 600 केल्विन का एंट्रोपी चेंज 1 ले लेंगे, फिर बीटा को 600 से 300 पर लाकर उसका एंट्रोपी चेंज निकाल देंगे, और इन तीनों को अगर ऐड कर दें तो हमें 300 केल्विन पर एंट्रोपी चेंज मिलेगा। तो इसका आंसर बन जाएगा। तो देखो जो डेल्टा एस 1 है, अल्फा को 300 से 600 केल्विन पर ले जा रहे हो, तो यहां पर डेल्टा एस का जो है वैल्यू वो निकल के आता है CpLn T2 माइनस T1। ये आपको याद होगा फॉर्मूला डेल्टा एस का क्या आएगा किसी भी सब्सटेंस के लिए अगर T1 से T2 को, तो ये होता है बच्चों dQ बाई T का इंटीग्रेशन, और dQ को आप लिख सकते हो Cp कांस्टेंट प्रेशर पर। अगर प्रेशर कांस्टेंट दिया हुआ है तो ये Qp हो गया, और इसको लिखोगे Cp dt बाई T का इंटीग्रेशन, और Cp क्योंकि कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा CpLn T2 बाई T1। तो CpLn T2 बाई T1 से आप 600 केल्विन आपका T2 हो जाएगा, ये T1 हो जाएगा आते वक्त। तो इससे आपके पास वैल्यू आ गई Cp अल्फा Ln2। इसी तरीके से डेल्टा S3 में टेम्परेचर 600 से 300 जा रहा है बच्चों, टेम्परेचर 6 से कहां जा रहा है 300, तो ये आ जाएगा Cp बीटा Ln 1/2।
और यहां का एंट्रोपी चेंज क्या है बच्चों 1, जैसा कि हमें ग्राफ में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एंट्रोपी चेंज 6 और 5 का डिफरेंस 1 है, ये 600 केल्विन पे, इसको हम डायरेक्टली यूज कर लेंगे। तो अगर हम इसको निकालना चाहते हैं 300 केल्विन पर, तो हमें सबको ऐड करना रहेगा। तो हमने टोटल एंट्रोपी चेंज में हमने डेल्टा एस 1 लेना है, डेल्टा एस 1, तो ये ले लिया Cp अल्फा ln2, डेल्टा एस 3 ले लिया, डेल्टा एस 3 होगा Cp बीटा ln 1/2, और डेल्टा एस 2 ले लिया बच्चों, डायरेक्ट 1 दिया हुआ है डेल्टा एस 2। तो इन तीनों को ऐड करने से हमें एंट्रोपी चेंज मिल जाएगा। तो यहां पर ln 1/2 है, तो अगर इसको मैं ln2 लिखूंगा तो माइनस साइन आ जाएगा, और अगर मैं ln2 को कॉमन ले लूं तो मेरे पास ln2 कॉमन लेने के बाद Cp अल्फा माइनस Cp बीटा बचेगा। माइनस साइन कहां से आया, जब 2 को ऊपर ले गए, तो इसको लिख सकता हूं मैं ऐसे Cp अल्फा ln2 माइनस Cp बीटा ln2। अब इसमें से ln2 को कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास Cp अल्फा माइनस Cp बीटा बचेगा। तो Cp अल्फा माइनस Cp बीटा की वैल्यू बच्चों पैराग्राफ में गिवन थी, ये देखो Cp बीटा माइनस अल्फा क्या दिया हुआ है 1, और हमारे इक्वेशन में क्या आ रहा है Cp अल्फा माइनस बीटा, तो Cp अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा बच्चों -1, और ln2 की वैल्यू गिवन है 0.69, तो ये होगा -0.69 प्लस 1, तो डिफरेंस आया 0.31। तो इसका आंसर दिया हुआ है बच्चों 0.31। एक बार फिर से देख लीजिए, आपको यहाँ पे बॉर्न एवर साइकिल सेट करना है, 600 केल्विन पर डेल्टा एस ग्राफ में गिवन है, 300 केल्विन पर डेल्टा एस निकालना है। तो बॉर्न एवर साइकिल में 3 से 6 पे जाएंगे, 6 से 6 का ग्राफ से देखेंगे, और फिर 6 से 3 पर लेकर आएंगे, उन तीनों डेल्टा एस को ऐड करेंगे, और इससे हमारा आंसर आ जाएगा 0.31 जूल्स पर केल्विन पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है बच्चों, इसी पैराग्राफ में डेल्टा एच निकालना है, बीटा और अल्फा का एंथैल्पी चेंज 300 केल्विन पे। तो देखिए बच्चों, फिर से एक बॉर्न एवर साइकिल सेट करना पड़ेगा। आपके पास अल्फा फेज है, बीटा फेज है, 600 केल्विन पर इक्विलिब्रियम है। तो देखो 600 केल्विन पर इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, जो कि होगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा एच की वैल्यू हो जाएगी आपके पास टी डेल्टा एस, और टेम्परेचर है 600, और डेल्टा एस 600 केल्विन का हमने देखा, हमें गिवन था 1। देखो 600 केल्विन का डेल्टा एस है 1, तो डेल्टा एच की वैल्यू हो गया आपके पास 600। तो ये आ गया आपके पास 600। अब आपको निकालना है 300 से 600 का एंथैल्पी चेंज। तो एंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, एंथैल्पी चेंज को हम लेते हैं QP, और QP होता है Cp डेल्टा T। तो ये हो जाएगा Cp T2 माइनस T1। तो इस तरीके से बच्चों H1 निकल के आएगा Cp T2 माइनस T1, दैट इज Cp 600 माइनस 300, तो ये हो जाएगा Cp 300। अब H3 में क्या होगा, टेम्परेचर चेंज 600 से 300 जा रहा है बच्चों, तो यहां पर आप लिखेंगे Cp बीटा फॉर्म के लिए फाइनल टेम्परेचर कितना है 300, इनिशियल टेम्परेचर कितना है 600, तो डिफरेंस कितना हुआ -300, तो हो जाएगा -300 Cp बीटा। तो देखो बच्चों, ये है -Cp बीटा 300, और डेल्टा जी 2 को 0 लेते हुए हमारे पास डेल्टा H2 जो आ जाएगा वो डायरेक्ट 600 आ जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। अब इन तीनों को ऐड कर देना है और यहाँ का डेल्टा एच निकालना है। सिंपल काम बचा है अब। तो डेल्टा एच टोटल में हमने डेल्टा H1 लिया 300 Cp अल्फा, यहाँ पे फिर से लिख देते हैं डेल्टा एच टोटल इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H2। तो डेल्टा H1 की जो वैल्यू आ रही है बच्चों, वो आ रही है हमारे पास Cp अल्फा 300। तो Cp अल्फा फेज 300 केल्विन प्लस यहां पे आ रही है वैल्यू माइनस Cp बीटा 300 माइनस Cp बीटा 300, और डेल्टा H2 की जो वैल्यू है बच्चों वो निकल के आ रही है हमारे पास 600, तो प्लस 600। अब बच्चों इसमें से आप 300 को कॉमन ले लीजिए, तो 300 को कॉमन लिया जाए हमारे पास बचेगा Cp अल्फा माइनस Cp बीटा प्लस 600,
और ये जो सीपी अल्फा और सीपी बीटा है इसका डिफरेंस हमें गिवन था -1, तो वो -1 डिफरेंस हमने यहां रख दिया, तो ये -300 प्लस 600, तो डिफरेंस आया +300, तो इस तरीके से इसका आंसर आ रहा है 300। तो बच्चों यहां पर भी बॉन्ड नेबर साइकिल सेट करना पड़ा, 3 डेल्टा एच को ऐड करना पड़ा और उससे फाइनल डेल्टा एच निकल के आया। तो बच्चों ये थर्मोडायनामिक्स के थर्मोकेमिस्ट्री पार्ट का क्वेश्चन था। तो इस तरीके से हमारा पार्ट 2 जो है जेई मेन जेई एडवांस 4 जून का 2023 का जो पेपर था उसका फिजिकल केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन हमारे डिस्कस हुए। और इसके बारे में और अगर आपको डाउट्स हैं तो आप इंस्टीट्यूट पे संपर्क कर सकते हैं, फैकल्टी से मिल सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।